नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक स्पर्श के गद्य भाग में संकलित पाठ डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया जी। सीताराम सेकसरिया जी का जन्म सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ नामक गांव में हुआ था। उनका अधिकांश समय कलकत्ता में ही व्यतीत हुआ। वे अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के संचालक भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और बड़े उत्साह से अपना योगदान दिया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। उन्हें विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय ही अध्ययन किया, अर्थात उन्हें स्कूल जाने का समय ना मिलने के कारण उन्होंने स्वाध्याय ही अध्ययन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी आदि। तो आइए हम उनकी एक प्रसिद्ध रचना डायरी का एक पन्ना का अध्ययन करते हैं। डायरी क्या है? डायरी अर्थात दैनंदिन, यह गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। विधा अर्थात विधि, किस विधि में उसको विधा में लिखा गया है। डायरी जिसमें प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को समय, दिन और स्थान आदि विवरण के साथ लिखा जाता है। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक द्वारा लिखी गई एक दिन की डायरी की घटना का वर्णन किया गया है। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, तब लेखक ने भी उसमें भाग लिया था और बड़े उत्साह और साहस के साथ लेखक के साथ रहकर अपना बड़ा योगदान दिया। उसी घटना को देखते हुए दिन प्रतिदिन जो भी वो देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में लिख लिया करते। उनकी उसी समय की डायरी का एक पन्ना आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 26 जनवरी सन 1931 के दिन की एक विशेष घटना का वर्णन किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं लेखक द्वारा लिखी गई रचना डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर है, अर्थात 26 जनवरी के दिन जो होता है वह अमर कहा गया है। आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी। लेखक ने इसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि 26 जनवरी के दिन कलकत्ता निवासियों द्वारा स्वतंत्रता की पुनरावृत्ति की जा रही थी, अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उसकी पुनरावृत्ति की जा रही थी। दूसरे वर्ष वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। उसके लिए उन्होंने बहुत ही जोर शोर से काफी तैयारियां की थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते हैं दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष जब यह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें कलकत्ता वासियों द्वारा बहुत कम ही लोगों ने भाग लिया था। इसलिए कहा गया है कि बहुत साधारण लोग थे उसमें। किंतु इस बार कलकत्ता निवासियों ने, अधिकांश लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ इस
स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति अर्थात वर्षगांठ को वो मना रहे थे, जिसमें केवल उन्होंने उसका प्रचार प्रसार करने में ही 2000 रुपये का खर्च कर दिया। उस समय 2000 रुपये बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। सन 1931 की बात है। 1931 में 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने 2000 रुपये सिर्फ उस स्वतंत्रता दिवस मनाने के प्रचार प्रसार में ही कर दिए थे। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते थे, अपना अपना काम समझते थे। हर व्यक्ति यह काम करने के लिए तैयार रहता था और कार्यकर्ता को जो जैसा कह दिया कर जाता था वैसा वो करने के लिए तैयार रहते थे। बड़े बाजार में प्रायः मकानों पर झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। बड़े बाजार, कलकत्ता में एक स्थान था बड़े बाजार नामक, वहाँ के प्रत्येक मकानों पर झंडे फहराए जा रहे थे और मकानों, रास्तों को सबको इस तरीके से सजाया गया था कि मानो उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त ही हो गई हो, मिल गई हो, जबकि 26 जनवरी 1931 को हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। इसलिए स्वतंत्रता मिलने के पहले इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में वे मनाते थे। कलकत्ते में प्रत्येक भाग पर झंडे लगाए गए थे, है ना। जिस रास्ते पर भी मनुष्य आते जाते थे उधर बड़ा ही उत्साह और नवीनता मालूम होती थी, मतलब नई, आज कुछ नया होने वाला है, ऐसा कुछ एहसास होता था। लोगों का कहना था कि आज जो सजावट और आज जो माहौल दिखाई दे रहा है ऐसा कलकत्ता में कभी नहीं दिखाई दिया। कलकत्ता निवासी अपने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, किंतु पुलिस अर्थात प्रशासक भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। पुलिस भी पूरी तरह से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त देना इन्हें घूमते फिरते, पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती थी और गश्त इन्हें निगरानी रखना, प्रदर्शन कर रहे थे। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। लारियां इन्हें पुलिस की एक विशेष प्रकार की खुली गाड़ियां, जिसमें जो कि गलियों में इधर उधर घुमाई जा रही थी, प्रत्येक मोड़ पर तैनात थी। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया। मतलब सारी पुलिस, कलकत्ते की सारी पुलिस उस दिन इसी कार्य पर लगी थी कि स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, इन्हें यह स्वतंत्रता दिवस की जो प्रतिज्ञा वगैरह है ये नहीं लेने देने। आगे भी पाठ में इसके बारे में भी आएगा। इसलिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह सब इसी काम में लगी हुई थी, बाकी और कहीं ट्रैफिक में पुलिस नहीं थी। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, मोनूमेंट एक स्मारक थी, एक स्थान था, वहां पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने वाले थे, उन सब की एक सभा होने वाली थी। उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। जहां पर उनको ये सभा करनी थी स्वतंत्रता दिवस की, उस स्थान को अर्थात मोनूमेंट को पुलिस ने भोर अर्थात प्रातःकाल से ही घेर लिया था। अर्थात प्रातःकाल से ही वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात हो गई थी। तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। पुलिस के इतनी तैनात होने के बाद भी कलकत्ता में कई स्थान ऐसे थे जहां पर प्रातःकाल में ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया।
प्रातःकालीन श्रद्धानंद पार्क एक जगह है, वहाँ पर बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ, एक संघ था, एक समूह था जो कि बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के नाम से था, और उसके मंत्री थे अविनाश बाबू। उन्होंने जब वहाँ पर झंडा लगाना चाहा, झंडा गाड़ना चाहा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनके साथ के जो लोग थे उनको मारा पीटा और वहाँ से हटा दिया। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। तारासुंदरी पार्क ये भी एक स्थान था, बड़ा बाजार का ही एक स्थान था। वहां पर कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री यानी संघ के कार्य की सलाह देने वाले, मतलब ये जो युद्ध वगैरह जो भी होते हैं उसमें संघ में कार्य को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस प्रकार की जो सलाह दी जाती है उसको युद्ध मंत्री कहते हैं। वे थे हरिश्चंद्र सिंह। वे तारासुंदरी नामक पार्क में जब झंडा फहराने गए तो वे वहां पर भीतर ही नहीं जा सके और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और 2-4 आदमियों को वहां पर चोट आने के कारण उनके सिर फट गए। अर्थात वहां पर पुलिस ने जब पकड़ा तो मारपीट वगैरह हुई और उस मारपीट में 2-4 लोगों के सिर भी फट गए। गुजराती संघ सेविका की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उधर एक दूसरा संघ था गुजराती सेविका संघ। संघ का अर्थ होता है समूह। गुजराती सेविका संघ जो था उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस का जुलूस निकालना प्रारंभ किया। उस जुलूस में केवल लड़कियां ही थी, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जुलूस भी सफल नहीं हुआ। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। 11 बजे के लगभग एक मारवाड़ी बालिकाओं का एक विद्यालय था, उस विद्यालय में झंडोत्सव अर्थात झंडा फहराने का उत्सव मनाया गया। उसमें जानकी देवी, मदालसा आदि भी आई थी। ये कुछ महिलाएं थी, प्रसिद्ध महिलाएं जानकी देवी और मदालसा, वो भी उनके विद्यालय में आई और उन्होंने वहां पर लड़कियों को उत्सव क्या होता है, झंडा उत्सव क्या होता है, उसके बारे में बतलाया, उसका मतलब समझाया और उसके बारे में बताया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। लेखक कहना चाहते हैं कि एक बार मोटर में बैठकर उन्होंने इधर उधर घूमकर कलकत्ता का नज़ारा देखना चाहा। वो जगह जगह घूम रहे थे। बहुत सारे लोग कहीं से फोटो इधर खींच रहे थे, उधर फोटो खींच रहे थे और वहाँ का आनंद ले रहे थे। लेखक भी उसी कार्य में लग गया और देखने लगा। लगभग 2-3 बजे का समय हुआ था कि पुलिस ने कई आदमियों को पकड़ लिया और जिन आदमियों को पकड़ा उनमें मुख्य रूप से 2 व्यक्ति थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय जी। पूर्णोदास जो थे वो सुभाष बाबू के जुलूस का भार उठाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। सुभाष बाबू ने भी एक अपना जुलूस तैयार किया था, उस जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुके थे। वो अपने जुलूस का भार उनके ऊपर था, उसका प्रबंध उन्होंने पहले ही कर दिया था कि जुलूस को किस तरीके से, कैसे और कब कहाँ ले जाना है। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। महिलाएं भी वहां की बहुत उत्सुक थी। उन्होंने भी अपना एक जुलूस तैयार किया और वो भी इसी कोशिश में थी कि जुलूस कब और कहाँ
से निकालकर ठीक स्थान पर पहुंचाया जाए, इस प्रकार की कोशिश में वो लगी हुई थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। लगभग मॉन्यूमेंट के पास जो सुबह का जो समय था, सुबह में जो पुलिस व्यवस्था थी, बहुत सारी पुलिस थी, वो लगभग 1-1:30 बजे वहाँ पर नहीं थी। मतलब पुलिस वहाँ पर कम हो गई थी। इससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस अपना रंग नहीं दिखाए, लेकिन पुलिस कहाँ पीछे हटने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में लोग अपना अपना समूह बनाकर, टोली बनाना है, 3-3, 4-4 लोगों के झुंड में वो घूमने लगे और मैदान में इधर उधर नज़ारा देखने लगे और कहने लगे कि आज की बात तो बहुत ही निराली है। निराली यानी अनोखी, अद्भुत, अद्वितीय, जो मतलब इसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मतलब आज की जो स्थिति है वह पहले कभी ना थी और ना होगी। इस तरीके से उनको बहुत ही विचित्र और निराली बात लग रही थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, मतलब कलकत्ता निवासियों ने जब से कानून तोड़ने का काम शुरू किया, भंग करना मतलब तोड़ना, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। आज जो सभा का आयोजन किया जा रहा था, ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। आज जो सभा है उस सभा से ऐसा लग रहा था जैसे यह ओपन लड़ाई अर्थात खुला चैलेंज जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कलकत्ता वासी दे रहे थे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। अर्थात कलकत्ता की पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस अर्थात वहां के लोगों को एक सूचना जारी कर दी थी कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, कुछ धाराएं होती हैं जिन पर रोक लगी हुई रहती है, अमुक अमुक धारा के अनुसार यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सभा नहीं होगी और जो लोग काम करने वाले थे उन सबको पुलिस इंस्पेक्टरों के द्वारा सूचना दे दी गई थी, नोटिस दे दिए गए थे। उनको घर पर ही सूचना दे दी गई थी कि यदि आप इस सभा में भाग लेंगे और काम करेंगे तो आप दोषी समझे जाएंगे, अर्थात आप अपराधी माने जाएंगे। लेकिन वो भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने इधर काउंसिल की तरफ से, काउंसिल यानी होता है एक परिषद, एक संघ, काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इधर जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो संघ था ना, उन्होंने भी इधर से एक नोटिस जारी कर दिया था, एक नोटिस निकाल दिया था वहां के लोगों को कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होना चाहिए। सर्वसाधारण यानी सामान्य जनता, सभी लोगों को, वहां की सभी लोगों को उन्होंने उपस्थित रहने के लिए कहा था। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। उन्होंने इस तरीके से स्वतंत्रता की इस प्रकार की सभा करने के लिए खुला चैलेंज वहां के लोगों को दिया था कि सभी को आना है और पुलिस को बता दिया था कि हम यह काम करेंगे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए।
4:24 पर झंडा फहराना था और प्रतिज्ञा पढ़नी थी स्वतंत्रता की। सुभाष बाबू का जुलूस 4:10 पर उधर आता है। जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी एक स्थान था कलकत्ता का, वहां का, उस स्थान पर उनको रोक दिया गया। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं पाई। उनके जुलूस में इतनी भीड़ थी कि पुलिस जो है उनके जुलूस को रोक नहीं पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही जुलूस पर पुलिस ने लाठियां शुरू कर दी। वहां पर एक मैदान था, उस मैदान में जैसे ही जुलूस पहुंचा कि पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जुलूस के लोगों पर जो है लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। प्रमुख जो थे, जुलूस के प्रमुख थे सुभाष बाबू, उन पर भी पुलिस की लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। वे वंदे मातरम के नारे लगाते जा रहे थे और अपने जुलूस के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। ज्योतिर्मय गांगुली नामक एक व्यक्ति सुभाष बाबू के जुलूस में थे। उन्होंने सुभाष बाबू को रोकना चाहा, पर वो रुके नहीं और अपने जुलूस के साथ आगे बढ़ते गए और कहने लगे कि हमें पीछे नहीं आना है, आगे ही बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मतलब बहुत सारी बातें तो इसमें सुनी हुई है। लेखक ऐसा कहना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक ने कहा है सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। अपना से मतलब यहाँ पर लेखक स्वयं अपनी बात करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत सारी बातें तो इसमें सुनी हुई लिखी है मैंने, किंतु सुभाष बाबू का और मेरा कोई ज़्यादा फासला नहीं था, अर्थात हमारे दोनों के बीच में ज़्यादा दूरियां नहीं थी। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। उन्होंने जो देखा वही यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया है कि सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते हुए, यह अपनी आंख से देखा हुआ था, अर्थात लेखक ने खुद इस बात को देखा था कि सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी और उनके जुलूस में सम्मिलित लोगों के ऊपर पुलिस जो है बहुत ही निर्दयता से, बहुत ही भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख नीच जाती थी। उन्हीं के जुलूस में, सुभाष बाबू के जुलूस में एक व्यक्ति थे क्षितिज चटर्जी। लाठियां पड़ने से, पुलिस की लाठियां पड़ने से उनका सिर फट गया, जिसके कारण उनके सिर में से खून बह रहा था। और वह स्थिति देखते हुए लेखक का कहना है, वह स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों की आंखें मीच रही थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। इधर अर्थात सुभाष बाबू के जुलूस की बात है, और उधर मतलब कि स्त्रियों अर्थात महिलाओं का जो जुलूस आ रहा था उसकी बात है। तो इधर तो सुभाष बाबू के जुलूस पर लाठियां पड़ रही थी, ये स्थिति इस प्रकार की हो रही थी, और उधर से जो एक जुलूस आया था महिलाओं का, वह मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। जो घोषणा उनकी थी, जो घोषणा उनको करना थी, उस घोषणा को वो पढ़ रही थी, है ना। स्त्रियां बहुत ही बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। स्त्रियों के जुलूस में बहुत बड़ी संख्या थी, अर्थात बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां गई थी और सभी स्त्रियों के पास में अपने अपने झंडे थे। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक, सेवा करने वाले। तो उनके जुलूस में जो स्वयंसेवक थे उनको भी जब लाठियां पड़ने लगी, पर वो अपने स्थान से हट नहीं रहे थे, वहीं पर डटे हुए। सुभाष बाबू को पकड़, इधर मतलब सुभाष बाबू के जुलूस की स्थिति फिर बता रहे हैं कि सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया।
लाल बाजार नामक जो पुलिस स्टेशन था वहां पर सुभाष बाबू को पकड़कर वहां पर भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। जब वहां की स्त्रियां जुलूस बनाकर आगे चली तो उनके जुलूस में बहुत ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी और जुलूस आगे बढ़ गया। किंतु इस बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी, अर्थात ठंडी पड़ना नहीं कि पुलिस ने ध्यान देना छोड़ दिया था। किंतु कुछ देर बाद ही फिर पुलिस ने जुलूस पर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। अब की बार जो जुलूस था महिलाओं का, उसमें भीड़ ज्यादा होने के कारण लाठियां पड़ने से, डंडे पड़ने से लोग ज्यादा घायल हुए और धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। धर्मतल्ले वहां पर एक स्थान है, वहां तक जुलूस पहुंचा और पुलिस के डंडे पड़ने के कारण भीड़ जो है इधर उधर बिखर गई और जुलूस टूट गया। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई, अर्थात धर्मतल्ले के मोड़ पर कुछ महिलाएं वहीं पर बैठ गई। बैठने का मतलब है कि धरना दे दिया, बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। जो महिलाएं बैठी थी वहां पर उनको पकड़ा और उठाकर लाल बाजार लॉकअप में डाल दिया। उनको भी, महिलाओं को भी लाल बाजार भेज दिया। लाल बाजार भेजना है ना, वहां की पुलिस स्टेशन में ले जाकर उनको भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। एक और भाग था, एक और संघ था स्त्रियों का जो जुलूस लेकर आ रहा था, वह कुछ आगे बढ़ा। उसका जो नेतृत्व करना है, संचालन करना, उसका जो नेतृत्व कर रही थी वो थी विमल प्रतिभा जी कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया। उनका जुलूस भी बहु बाजार के मोड़ पर, बहु बाजार भी कलकत्ता का एक स्थान है, उस स्थान पर रोक लिया गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। वो भी वहीं बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। जब वो महिलाएं भी सब वहीं पर बैठ गई, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो पुलिस ने उनके भी बीच में लाठियां चलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। मतलब जो महिलाएं वहां पर बैठ गई थी, बहु बाजार के मोड़ पर जो बैठी हुई महिलाएं थी, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसके लाठीचार्ज के लगभग पौन घंटे के बाद, पौन घंटे ने 45 मिनट अर्थात 45 मिनट के बाद में पुलिस की लारी एक वहां पर आई और उन सब महिलाओं को लाल बाजार ले जाया गया और उनके साथ कई आदमियों को भी पकड़ा गया। उन्हें भी लाल बाजार लॉकअप में ले जाकर डाल दिया। ब्रजलाल गोयन का जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहे थे, अपने साथ मतलब लेखक के साथ में काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ थे, लेखक के साथ वहां पर भी थे, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। ब्रजलाल गोयन का जो लेखक के साथ में थे, वो पहले तो झंडा लेकर मोनूमेंट की तरफ इतनी तेजी से भागे कि खुद अपने आप ही गिर पड़े और जब उन्हें एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी तो वो पकड़ में आ गए और कुछ देर बाद उस पुलिस घुड़सवार ने उनको छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए। जब वहां से घुड़सवार पुलिस ने उनको छोड़ दिया तो वहां से वो भागते हुए स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और वहां पर भी उनको छोड़ दिया गया। वहां पर भी फिर पकड़ में आ गए और फिर उनको पुलिस ने वहां पर छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गए। जब स्त्रियों के जुलूस में वो मिल गए, वहां पर भी पुलिस ने उनको छोड़ दिया। फिर वे स्वयं का अपना एक जुलूस उन्होंने बनाया और वो लाल बाजार में जाकर वहां पर
गिरफ्तार हुए। अपने जुलूस के साथ में गए, 200 आदमियों का लगभग उन्होंने जुलूस बनाया और लाल बाजार में जाकर स्वयं गिरफ्तार हो गए। मदलसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा था। मदलसा नामक एक महिला थी, वो पकड़ी गई। उनके द्वारा लोगों को मालूम पड़ा कि उन्हें थाने में भी महिलाओं के साथ में मारपीट की थी। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, किंतु रात के 9 बजे उनको सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं। कलकत्ता में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी सारी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 8 बजे के लगभग कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घायल हैं, चोट खाए हुए हैं, मतलब कि जो कि घायल हैं और उनकी हालत जो है बहुत संगीन अर्थात गंभीर है। उनके लिए कुछ गाड़ियाँ चाहिए जिससे कि उन्हें अस्पताल भेज दिया जाए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। जानकी देवी का जो जुलूस था और उनके साथ में जो लोग गए थे उनको भी बहुत चोट आई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतार रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ पहुँचे थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। मतलब जो जानकी देवी के जुलूस में जो लोग गए थे उनको भी बहुत चोट आई थी। तो डॉक्टर दास गुप्ता जो थे वो उनकी देखरेख कर रहे थे और उनके फोटो खींच रहे थे। फोटो क्यों खींच रहे थे? ताकि अंग्रेज पुलिस के खिलाफ एक सबूत एकत्रित वो कर सकें कि पुलिस ने किस तरीके से महिलाओं पर और लोगों पर अत्याचार किया। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। कुल 160 लोग तो अस्पताल में भर्ती किए गए थे, घायल लोग, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने आप घर ही पहुंच गए, अस्पताल पहुंचे ही नहीं, वो घायल व्यक्ति अलग थे। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए थे। मतलब उनका ऐसा मानना है कि इस कार्यक्रम में इस तरीके से लगभग 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। इस जुलूस में कितने लोगों को पकड़ा गया इसकी कोई संख्या नहीं थी, लेकिन महिलाओं की संख्या थी कि कुल 105 महिलाओं को गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। मतलब आज का दिन कलकत्ता निवासियों के लिए आज का दिन बहुत ही अपूर्व दिन था। अपूर्व यानी बहुत ही निराला, जो कि कभी नहीं हुआ हो, इस प्रकार का आज का दिन था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। बंगाल अर्थात कलकत्ता पर एक कलंक लगा हुआ था। किस प्रकार का? कि ये स्वतंत्रता के लिए यहाँ के लोग कुछ नहीं करते हैं, इस बात का एक कलंक था। यहाँ काम नहीं हो रहा है, यही कि यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, इस बात का एक कलंक था। वह आज बहुत अंश में घुल गया। मतलब आज वह समाप्त हो गया, मिट गया कि कलकत्ता निवासी भी स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी के लिए कुछ कर सकते हैं। आज उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया, इस बात को करके दिखा दिया, और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है, अर्थात कलकत्ता में भी आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता के लिए ऐसे बहुत सारे जुलूस बन सकते हैं, बहुत सारे लोग आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। इस तरीके से हमने यह डायरी का पन्ना एक पाठ पढ़ा। आपने लेखक द्वारा लिखी इस डायरी को पढ़ा, आपको इससे क्या प्रेरणा मिली? इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए लाखों आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया। कई स्त्री पुरुषों ने बढ़ चढ़कर इस स्वतंत्रता की लड़ाई में
भाग लिया और अपना उत्साह दिखाया। अंग्रेज सरकार के कानून को तोड़कर उनके विरुद्ध अहिंसक आंदोलन किए, तब जाकर हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए ऐसे कई आंदोलन किए गए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी आज़ादी के लिए तत्पर रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपना योगदान देकर हमें हमारे देश की सुरक्षा करनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य बनता है। फिर हम अगले वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।